हाय हेलो एवरीवन। सो सीए ग्रामीण इस कंपनी पे आज हम कॉन कॉल डिस्कशन करेंगे। रिजल्ट ऑलरेडी इसका कवर कर लिया हमने। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रिपोर्ट किया था कंपनी ने थर्ड क्वार्टर के अंदर। एक मेजर प्रॉब्लम था इनका एनपीए का, बट उसमें भी वी ऑलरेडी डिस्कस की क्या चीज़ है जो हमें आगे ट्रैक करनी है इस कंपनी की। एंड ऑब्वियसली कॉन कॉल से काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस कंपनी की, इस बिजनेस के आउटलुक के ऊपर। सो कॉन कॉल में सबसे मेजर पार्ट तो इनका यही है कि ये जो 9 मंथ्स हुए हैं अभी इस फाइनेंशियल ईयर के FY24 में, इसमें इनका टोटल नेट प्रॉफिट जो है वो 1050 करोड़ के आसपास है। लास्ट जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर था FY23, उस पूरे साल में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 826 करोड़ के आसपास था। सो इट मीन्स कि इस 9 मंथ्स में इन्होंने लास्ट ईयर के पूरे नेट प्रॉफिट को ऑलमोस्ट 25% से सरपास किया है। तो इससे हमें एक चीज समझ आती है कि बिजनेस में अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है, काफी हेल्दी रेट पे इनका पैट ग्रो कर रहा है। एंड अभी एक क्वार्टर पेंडिंग है इनका, ये जो लास्ट क्वार्टर चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का, ये इसमें अभी नंबर्स आने बाकी हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली 50% के आसपास इनका मिनिमम पैट ग्रोथ आना चाहिए कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अर्निंग ग्रोथ बहुत ही हेल्दी रेट पे ग्रो कर रहा है सीए ग्रामीण। देन अगर कस्टमर एडिशन की बात करें तो लास्ट कुछ टाइम में इन्होंने ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास फ्रेश कस्टमर्स ऐड किए हैं अपने सिस्टम के अंदर, जिसमें से 44% कस्टमर जो हैं वो इनके टॉप 3 स्टेट्स के बाहर के रीजन के हैं। टॉप 3 स्टेट्स क्या है सीए ग्रामीण के लिए? कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इन 3 स्टेट से इनका मेजर बिजनेस आता है। बट अभी जो इन्होंने ये 15 लाख कस्टमर्स ऐड किए हैं, इसमें से 44% कस्टमर इन 3 स्टेट के बाहर के रीजन के हैं। तो ये भी चीज़ क्लियर होती है कि बिजनेस आगे भी एक्सपैंड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जिन जिन जगहों पे इनकी ऑलरेडी प्रेजेंस है सिर्फ वहीं पे फोकस है। फ्रेश एरियाज में, न्यू टेरिटरीज में, न्यू ज्योग्राफीज में भी सीए ग्रामीण कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है। देन बिजनेस मोमेंटम जो है इनका नवंबर के मंथ में 2-3 हफ्तों के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था। उसका रीज़न ये था कि इन्होंने टेक्नोलॉजी में अपग्रेड किया था। सो सीबीएस जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, जो कि सारे जो बैंक्स हैं, ऑर्गेनाइज बैंक्स हैं, बड़े से लेके छोटे बैंक, सब ये सिस्टम यूज़ करते हैं। इसको सीए ग्रामीण ने अडॉप्ट किया। एंड उसके अपग्रेडेशन की वजह से थोड़ा सा बिजनेस मोमेंटम इनका स्लो रहा था नवंबर के मंथ में 2-3 हफ्तों के लिए। बट इसमें पॉजिटिव चीज़ क्या है कि दिसंबर में वो चीज़ वापस से नॉर्मल हो गई। मतलब बिजनेस की जो मोमेंटम था, बिजनेस की जो ग्रोथ थी, वो वापस से नॉर्मल हो गई दिसंबर मंथ के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जब आवास फाइनेंशियल का डिस्कस किया था तो आवास में मेन प्रॉब्लम क्या है? आवास फाइनेंशियल जो होम फाइनेंस देती है, वो एक टाइम पे 30-35% पे ग्रो करती थी एनबीएफसी। उसके साथ मेजर प्रॉब्लम यही है कि उसकी ग्रोथ कंसिस्टेंटली कम होती गई। 35% से 20% से 15-18% के आसपास की ग्रोथ आ गई उनकी। एंड जब भी मैनेजमेंट से पूछा जाता है इसके बारे में तो उनका सिंपल सा यही आंसर होता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी पे स्पेंड कर रहे हैं, आईटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, आईटी इंफ्रा बिल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ जो है वो थोड़ी थोड़ी कम हुई है। सी आज के टाइम पे एवरीबडी नो कि हर एक बिजनेस को टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करना ही है। एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा मैनेजमेंट है जो आके अपफ्रंट ये बोलेगा कि हम टेक्नोलॉजी पे स्पेंड नहीं करना चाह रहे। सबको टेक्नोलॉजी पे तो स्पेंड करना ही है, बिकॉज वो फ्यूचर है। बट उससे आपकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो जानी चाहिए कि वो प्रोलॉन्ग हो जाए, वो पेन जो है वो बहुत लंबा चल जाए। आवाज़ के साथ अगर आप देखोगे तो 2-3 साल से यही चीज़ चल रही है। ग्रोथ कम पे कम होती जा रही है, मार्जिन्स उस कंपनी के कम हो रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल कम होता जा रहा है, 8-9% की पैट ग्रोथ आ रही है। और ये भी नहीं कि सिर्फ 1-2 क्वार्टर में। समझ में आता है जैसे एंजल वन है या कल्याण ज्वेलर है, जिन्होंने 1-2 क्वार्टर में फटाफट से कस्टमर ऐड किए, नए स्टोर ओपन करे, तो वहाँ पे आपका पैट ग्रोथ थोड़ा सा मिस हो जाता है। लेकिन उसमें ये चीज़ अगर लंबा चल जाए, 1 साल 2 साल तक चल जाए, तो वहाँ पे ऐसे बिजनेसेस के स्टॉक को मार्केट बहुत बैडली पनिश करता है। आवाज़ के साथ में भी हमने देखा 3400-3500 का स्टॉक ऑलमोस्ट 1400-1500 के लेवल पे आ गया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्पेंड करिए, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए, बट उससे आपका बिजनेस मोमेंटम जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा देर तक स्लो डाउन नहीं हो जाना चाहिए। बिकॉज उससे फिर पैट पे भी इफेक्ट पड़ता है, मार्जिन पे भी इफेक्ट पड़ता है, एंड वहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है या मार्केट का जो ट्रस्ट है उस बिजनेस के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। देन इसके अलावा अगर आप देखो तो इन्होंने ब्रांचेस ऐड किए हैं। कॉस्ट ऑफ बोरिंग पे मैनेजमेंट का कहना है कि इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग स्टेबल रहेगा। मतलब ऐसा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कॉस्ट ऑफ बोरिंग में कुछ इंक्रीमेंट होने वाला है इनके। सो ये भी अच्छी चीज़ है। नाउ एसेट क्वालिटी जो इनके रिजल्ट में सबसे मेन थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसके अंदर, उसमें कंपनी क्या कह रही है कि एसेट क्वालिटी हमारा थोड़ा सा बड़ा है थर्ड क्वार्टर के अंदर, बट स्टिल ये गाइडेड रेंज में है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने गाइडेंस जो दिया था उससे भी ज़्यादा खराब हो गया है।
अभी भी जो हमारे गाइडेंस है उससे भी अच्छी ही परफॉर्मेंस है एसेट क्वालिटी की। हाँ, लास्ट 2-3 क्वार्टर में के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली थर्ड क्वार्टर में थोड़े से एनपीए इनके बड़े हैं, एंड इसके पीछे दो मेन रीजन है। पहला तो है सीजनैलिटी। अब सीजनैलिटी क्या है बेसिकली, अगर आप कोविड के बाद देखोगे जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करनी हुई, तो जितने भी बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, इन सबकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई। जो इन्होंने पुराने लोन दिए थे वहाँ से रिकवरी होने लग गई, जहाँ जो एनपीए हो गए थे। जो फ्रेश लोन ये बैंक्स एनबीएफसीज दे रहे थे उनमें कस्टमर जो है वो टाइम पे रीपे कर रहे थे, तो एनपीए के नंबर बहुत ही कम थे नेट नेट, और प्रॉफिट ग्रोथ नंबर बहुत हेल्दी आ रहे थे। तो ऑब्वियसली वो साइकिल बहुत स्ट्रांग था जो पिछले 2-3 साल चला, एंड अब वो साइकिल जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है। अब वो साइकिल में आप क्या चीज देख रहे हो कि धीरे धीरे एनपीए के नंबर वापस से बढ़ने शुरू हो रहे हैं, और ये हर एक बैंक हर एक एनबीएफसी के साथ हो रहा है। तो इसे बोलते हैं सीजनैलिटी फैक्टर। तो पहला रीजन तो ये है कि जिसकी वजह से इनका एनपीए बढ़ा है। दूसरा रीजन ये है कि कर्नाटका जो कि इनका सबसे मेन स्टेट है, वहीं से इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, बिल्ड किया, पूरा नर्चर किया, स्टैब्लिश किया। सो उसके बाहर के जो पोर्टफोलियोज हैं, कर्नाटका के बाहर के जो जहाँ पे इनका पोर्टफोलियो है वहां पे थोड़ा एनपीए ज्यादा है कंपेयर टू कर्नाटका। तो ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से इनका एसेट क्वालिटी इस क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ा है। इसके साथ में ऑब्वियसली तमिलनाडु में जो फ्लड आया था जिसकी वजह से एक्विटास का भी बहुत खराब नंबर था उनका एनपीए का, सो वो भी एक मेजर रीजन है। तो ये 3 रीजन की वजह से बेसिकली इनका एनपीए थर्ड क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट वही है कि अभी भी गाइडेड रेंज में है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था उससे भी खराब परफॉर्मेंस है एनपीए में। एनपीए अभी भी स्टेबल है इनका, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। देन अगेन वही चीज़ कि कर्नाटका के बाहर के जो पोर्टफोलियो हैं सीए ग्रामीण के, वहाँ पे एनपीए की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनको प्रोविजनिंग भी वहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ रही है। बिकॉज सिंपल लॉजिक, एनपीए आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अब उस चीज़ को मैनेज करने के लिए सीए ग्रामीण क्या कर रहा है कि कर्नाटका के बाहर जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ ये लोन दे रहे हैं वहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं कस्टमर्स को, और वो करना पड़ेगा अगर आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखना है। बिकॉज सिंपल मैथ है, आप कर्नाटका में 100 रुपए का लोन दे रहे हो, वहां पे आपका क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 1% है, यानी 100 रुपए में से 1 रुपए का आपका कॉस्ट पड़ रही है, 1 रुपए आपको वापस नहीं आ रहा। तो 99 रुपए का आपका नेट नेट वहां पे लोन पोर्टफोलियो बन रहा है। लेकिन जब आप कर्नाटका के बाहर लोन देते हो तो वहां पे आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ करके 2.5 या 3% हो जाता है। सो 100 रुपए में से सिर्फ 97 रुपीज ही जो है वो आप वापस रिकवर कर पा रहे हो, बाकी का 2-3% जो है वो आपका क्रेडिट कॉस्ट बन रहा है। तो ऐसे में प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ऑब्वियसली हिट हो जाएगी बाकी स्टेट में अगर आप अपने मार्जिन को इंप्रूव नहीं करोगे। सो एज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन कंपनी क्या कर रही है कि कर्नाटका के बाहर जितने भी इनके पोर्टफोलियोज हैं वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये अपने मार्जिन को इंक्रीज करती है, वहां के कस्टमर्स को इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करती है कंपेयर टू कर्नाटका के पोर्टफोलियो में। तो ये चीज ये कर रही है। इस क्वार्टर में इन्होंने जो लैंडिंग रेट है अपना वो 50 बेसिस पॉइंट से कम किया है, यानी कि 0.50% से कम किया है दोनों पोर्टफोलियो में, माइक्रो फाइनेंस वाले पोर्टफोलियो में भी और जो रिटेल फाइनेंस का पोर्टफोलियो है उसके अंदर भी, दोनों में इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से कम किया है। एंड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सीए ग्रामीण की, ये बेसिकली अपने जो लैंडिंग रेट है इसको ये रिव्यू करते हैं पीरियोडिकली, और बेसिकली ये 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैंने किसी बैंक या एनबीएफसी में अभी तक ये चीज़ देखी नहीं है कि उन्होंने खुल के काफ़ी डिटेल में ये चीज़ डिस्कस करी हो कि किन चीज़ों के ऊपर वो अपने लैंडिंग रेट को कम करते हैं या बढ़ाते हैं या मेंटेन रखते हैं, ये कौन से फैक्टर्स होते हैं। सो उसको ये कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते हैं। एंड अभी करेंटली इनको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो हैं वो काफ़ी स्टेबल लग रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो काफ़ी स्टेबल है। मतलब ये दोनों ही चीज़ें एनबीएफसी एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं वाले हैं। तो ऑब्वियसली जब आपका कॉस्ट कम रहेगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम रहेगा, तो उसका एक काइंड ऑफ इन्होंने बेनिफिट जो है वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन किया है लैंडिंग रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कम करके। लेकिन इससे मार्जिन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत बहुत स्लो इम्पैक्ट पड़ेगा। अगले 1.5 साल तक इनका जो मार्जिन है वो इसी रेंज में रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत जैसे अभी 13% के आसपास के मार्जिन हैं, सो ऐसा नहीं है कि 50 बेसिस पॉइंट इन्होंने लैंडिंग रेट कम किया तो मार्जिन इनका सडनली 10-11% आ गया, वो चीज़ नहीं है। मैनेजमेंट कह रहा है कि मार्जिन आप देखोगे कि धीरे धीरे अगले 1.5 साल में आप देखोगे थोड़ा थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। सडन इम्पैक्ट या नियर टर्म में कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इनके मार्जिन पे नहीं पड़ने वाला है। देन सेकेंड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर में क्रेडिट कॉस्ट जो है सीए ग्रामीण की वो इनकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा बेटर थी, जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ज़्यादा बेटर थी।
थर्ड क्वार्टर में वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ, थोड़े से एनपीए बढ़े, एंड फोर्थ क्वार्टर में ये नॉर्मलाइजेशन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ऐसा मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे आपको वर्ड समझना होगा, वो ये डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं कि हमारा एनपीए फोर्थ क्वार्टर में भी बढ़ेगा, वो ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का ट्रेंड है वो फोर्थ क्वार्टर में भी कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब क्या है कि थर्ड क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट फ्यू क्वार्टर्स आपका थोड़ा सा एनपीए बढ़ा, जिसको आप कह रहे हो कि नॉर्मलाइज हुआ, और ये नॉर्मलाइजेशन ट्रेंड जो है ये फोर्थ क्वार्टर में भी कंटिन्यू रहेगा। मतलब जो थर्ड क्वार्टर में आपका एनपीए इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीमेंट फोर्थ क्वार्टर में भी कंटिन्यू रहेगा, तो थोड़ा बहुत इनका एनपीए बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ में मैनेजमेंट ये भी कह रही है कि वो गाइडेड रेंज में ही रहेगा। एनपीए बढ़ेंगे, एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब होगी, लेकिन स्टिल वो हमारी जो गाइडेंस है उसके अंडर ही रहेगा, उसी रेंज के अंदर रहेगा। अपग्रेडेशन जो इन्होंने किया है ये सीबीएस का, कोर बैंकिंग सिस्टम का, इससे सिर्फ इनको डिसबर्समेंट में हेल्प नहीं मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि डिसबर्समेंट बढ़ रहे हैं, बल्कि पूरे बिजनेस को स्केल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। बिकॉज जो भी इनको लीड आ रही है मार्केट से, जो भी सोर्स कर रहे हैं इनके, उसको ये टाइमली रिपोर्ट कर पाएंगे, टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा बिकॉज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सो ऑब्वियसली ओवरऑल बिजनेस की स्केलेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, एंड इसका एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने के लिए हमें 2 से 3 क्वार्टर तक का वेट करना पड़ेगा, जो इन्होंने अभी ये रिसेंट अपग्रेड किया है। अब यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है जो लैंडिंग रेट की हमने बात करी, कि बेसिकली 4 फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे सीए ग्रामीण ये डिसाइड करता है कि इन्हें कस्टमर को लैंडिंग रेट और इंक्रीज करना है, कम करना है, या मेंटेन रखना है। सो क्या है वो 4 फैक्टर? सबसे पहला है क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट कॉस्ट का मतलब ऑब्वियसली जब आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है, मतलब कि आपका एनपीए बढ़ रहा है, जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी के एनपीए के नंबर बढ़ रहे थे, तो वहां पे क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा थी। तो जब आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है तो वहां पे एनबीएफसी को डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए लेंडिंग रेट इंक्रीज करना पड़ेगा कस्टमर्स को। तो पहला फैक्टर तो ये। दूसरा है इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? जैसे कर्नाटका इनका मेन स्टेट है, अब कर्नाटका के बाहर कल को सीए ग्रामीण सपोज किसी और स्टेट के अंदर एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद आपको वहाँ पे ब्रांचेस ओपन करने पड़ेंगे, न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करना पड़ेगा, पूरा आईटी बिल्ड करना पड़ेगा, कलेक्शन टीम वहाँ पे आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर कॉस्ट लगेगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगेन उसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है? आपको लैंडिंग रेट इंक्रीज करना पड़ेगा कस्टमर्स को। तीसरी चीज़ है फंडिंग कॉस्ट। फंडिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब आप मार्केट से जो पैसा बोरो कर रहे हो आगे कस्टमर्स को लैंड करने के लिए, अगर उसी का कॉस्ट बढ़ गया, जैसे पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा आरबीआई ने लगातार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए, और उसी ड्यूरेशन में हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी ने भी अपने लैंडिंग रेट इंक्रीज किए हैं। होम लोन जो एक टाइम पे 6.5-7% पे मिलता था, आज 9-10% के आसपास होम लोन मिल रहा है। सो तीसरा फैक्टर क्या हो गया? फंडिंग कॉस्ट, कि अगर सीए ग्रामीण को खुद ही हायर इंटरेस्ट रेट पे मार्केट से पैसा मिल रहा है, तो वो इन्हें आगे कस्टमर को भी चार्ज करना पड़ेगा। एंड चौथा क्या है इसमें? कैपिटल कॉस्ट। सो कैपिटल कॉस्ट क्या हुआ, जो आरबीआई ने अभी थोड़े टाइम पहले करा, कि अनसिक्योर्ड रिटेल लेंडिंग के अगेंस्ट में उन्होंने बैंक्स एनबीएफसीज की क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा दी, 25% से इंक्रीज कर दी। तो ऐसे सिनारियो में भी अगेन प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इन्हें लैंडिंग रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। सो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनको सीए ग्रामीण हर क्वार्टर में रिव्यू करता है, एंड इसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें लैंडिंग रेट इंक्रीज करना है आगे, या नहीं करना है, या मेंटेन रखना है। ये मैंने जितने भी बैंक्स एनबीएफसी अभी तक डिस्कस किए हैं, इतने डिटेल में किसी भी बैंक या एनबीएफसी ने अभी तक ये चीज़ शेयर नहीं करी है। बिकॉज जनरली क्या लगता है हमें कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ बोरिंग के ऊपर ही ये होता है कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा अपने कस्टमर्स को। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ ये क्लियर कर रहे हैं कि हमारे फैक्टर्स हैं अलग अलग, और इनको हम कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट हमें इंक्रीज करना है या नहीं करना है। इससे एज ए इन्वेस्टर हमें क्या समझ आता है कि हमें भी एक बेसिक स्ट्रैटेजी समझ आती है बिजनेस की, कि ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का डिसीजन। सो कल को अगर सपोज सीए ग्रामीण कहता है कि हम पंजाब के अंदर एंटर करने वाले हैं, तो वहां पे हम सिंपल ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप पंजाब के अंदर एंटर करोगे, इसका मतलब है कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो आप उसको मिटिगेट करने के लिए लैंडिंग रेट अगेन इंक्रीज कर सकते हो। सो ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है कि ये किन किन फैक्टर के ऊपर अपने लैंडिंग रेट को डिसाइड करते हैं। और अभी इनका करंटली कहना है कि जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया है, इंटरेस्ट रेट जो कम किया है 50 बेसिस पॉइंट का, वो बेसिकली ग्रोथ या कंपटीशन की वजह से नहीं किया है। वैसे तो ये डिनाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि सीए ग्रामीण जो है
वो पूरी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में लो कॉस्ट लेंडर है, मतलब सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे ये लोन ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, बाकी जितने भी प्लेयर हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। उसमें इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से और कम कर दिया इंटरेस्ट रेट। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को चैलेंज कर रहे हैं कि एक तो हम ऑलरेडी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं अपने कस्टमर्स को, और उसको हम 50 बेसिस पॉइंट और कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनके कॉम्पिटिटर्स के लिए चैलेंज है कि अब अपने कस्टमर्स को वो रिटेन कर पाएं, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो बिजनेस है लैंडिंग का, ये काइंड ऑफ कमोडिटी बिजनेस है। कस्टमर को मतलब नहीं है कि मेरे को एचडीएफसी बैंक से लोन मिल रहा है या कोई छोटा मोटा बैंक से लोन मिल रहा है। कस्टमर को मतलब इस चीज से है कि मेरे को बेटर सर्विस मिलनी चाहिए और इंटरेस्ट रेट मुझे कम से कम चार्ज होना चाहिए। तो सीए ग्रामीण यहाँ पे काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर से और ज्यादा मार्केट शेयर गेन करने के लिए ये इनकी एक स्ट्रैटेजी है कि और लैंडिंग रेट जो है इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट और इंक्रीज कर दिया है। अब ये क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑपरेशनली अगर आप देखोगे तो बहुत ही वेल मैनेज्ड एनबीएफसी है ये। वैसे तो ये अनसिक्योर्ड लैंडिंग में डील करते हैं। अगर ये पूरा बिजनेस अगर आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस का, तो इसको हाई कॉस्ट मॉडल बोला जाता है। हाई कॉस्ट मॉडल क्यों है, क्योंकि ये डिजिटल वाला यहाँ पे चलता नहीं है, मतलब आप डिजिटली लोन डिसबर्स नहीं कर सकते, डिजिटली लोन कलेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि किन कस्टमर से आप डील कर रहे हो, लो इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर के साथ डील कर रहे हो जो इतने टेक सेवी नहीं होते। सो वहाँ पे आपको ऑन ग्राउंड स्टाफ चाहिए, फील्ड पे स्टाफ चाहिए, उसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है। उनका अंडर राइटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, देन उनको कलेक्शन करने में अलग से कॉस्ट लगती है। तो ओवरऑल जो ये मॉडल है ये काफ़ी हाई कॉस्ट मॉडल है। इसीलिए बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो इस सेगमेंट को अवॉइड करते हैं, बिकॉज एक बैंक के लिए पहले से ही उनका मॉडल काफ़ी हाई कॉस्ट है, उसमें में अगर वो इस सेगमेंट के अंदर एंटर करेंगे तो उनका कॉस्ट और बढ़ जाएगा। तो बैंक यूजुअली अवॉइड करते हैं ऐसे सेगमेंट में एंटर करने के लिए। और इसमें जो प्लेयर्स हैं, जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं, उन सबका कॉस्ट अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। वैसे में सीए ग्रामीण का अगर आप ओपेक्स टू एयूएम वाला नंबर देखते हो तो वो सिर्फ 4.5% के आसपास है। क्या मतलब हुआ कि 100 रुपए का लोन देने के लिए इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो सिर्फ 4.5 रुपए। अगर इसको हम कंपेयर करें पूना वाला फिनकॉप के साथ में, तो पूना वाला फिनकॉप जो है वो डिजिटल मॉडल है, वो ज़्यादातर लोन डिजिटल देता है। ब्रांच के वाला काम बहुत कम है, सिर्फ 100 ब्रांचेस हैं उनके। उसके ऊपर से 50% लोन उनके सिक्योर लोन है, मतलब इनका तो 100% अनसिक्योर्ड है, उनका 50% लोन जो है वो सिक्योर्ड लोन है। फिर भी पूना वाला का ओपेक्स टू एयूएम अगर आप देखते हो तो वो 4% है। एंड उसके कंपैरिजन में सीए ग्रामीण जो कि इतने हाई कॉस्ट मॉडल में डील करता है, उसके बावजूद इनका कॉस्ट इन्होंने इतने अच्छे से मैनेज किया है कि सिर्फ 4.5% का इनका ओपेक्स टू एयूएम है, यानी कि 100 रुपए का लोन देने के लिए सिर्फ 4.5 रुपए खर्च करना पड़ता है इनको। तो इन बिल्ड जो कॉस्ट एफिशिएंसी है इस कंपनी की, या कॉस्ट मैनेजमेंट जो है इस कंपनी की, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। यही चीज इनको अलाउ करती है ये कि ये कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ऑफर करके भी अपने मार्जिन्स को मेंटेन कर सकते हैं और बिजनेस को, प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी हेल्दी रेट पे ग्रो करते हैं। तो काइंड ऑफ ये कॉम्पिटिटर्स को अपने चैलेंज कर रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट रेट और कम कर दिए, एंड अब आपके लिए चैलेंज है कि आप अपने कस्टमर्स को रिटेन करो या फिर सेम रेट पे अपने बिजनेस को ग्रो करते रहो। इसके साथ में इनका क्या कहना है मैनेजमेंट का कि कर्नाटका के बाहर के जो पोर्टफोलियो हैं हमारे, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें खराब है। थोड़ा सा वेरिएंस है, बेसिकली 10 बेसिस पॉइंट का वेरिएंट है। मतलब कि कर्नाटका में अगर हमारा एनपीए यूजुअली 1% रहता है, तो बाकी स्टेट में जो एनपीए है वो 1.10% रहता है। इतना फर्क है, ऐसा नहीं है कि कर्नाटका में 1% है तो बाकी जगह 2% है। डबल का फर्क नहीं है, मेजर डिफरेंस नहीं है, 10 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है। इसमें भी गुजरात का जो नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है और राजस्थान के कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा है, बट उसको मैनेजमेंट काम कर रहा है, उस पर वर्क कर रहा है, एंड स्टिल वो कंट्रोलेबल है। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे ख़राब नहीं है। जैसा अगर आपको याद हो, बंधन बैंक के लिए सबसे पेनफुल क्या रहा था, वेस्ट बंगाल और आसाम वाला रीजन, वहीं पे वो बैंक स्टैब्लिश हुआ और वही दोनों पोर्टफोलियो, वही दोनों स्टेट उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। फोर्सफुली बैंक को अपना पूरा मॉडल ही चेंज करना पड़ा। तो इनके लिए वैसा नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। अगर हम कर्नाटका को कंपैरिजन करें, सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट का बेसिकली वहाँ पे डिफरेंस है ओवरऑल। देन वही ओपेक्स टू एयूएम पे कंपनी कह रहा है कि 4.4% का हमारा ओपेक्स टू एयूएम है, एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये 4.5 से 4.6% के आसपास रहेगा, यानी वही 4.5% के आसपास ही इनका ओपेक्स टू एयूएम रहेगा। सो आई डोंट नो कैसे, लेकिन बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंसी है इस कंपनी के अंदर। कॉस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, मार्जिन को मेंटेन करते हुए और प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो करते हुए। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सीए ग्रामीण के पास। यूनिक बोरोवर काउंट, यानी कि फ्रेश कस्टमर,
पहले से जिन्होंने लोन नहीं लिया है, जो फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, वैसे कस्टमर सीए ग्रामीण के पास अभी 33-34% है। अब ये नंबर लास्ट कुछ टाइम में कम हुआ है। इसमें कंपनी क्या कह रहा है कि हम, ऐसा नहीं है कि हमारा फोकस सिर्फ न्यू कस्टमर के ऊपर ही है जिसने पहले कोई लोन ही नहीं लिया है, हम हर एक टाइप ऑफ कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं। तो इसमें हम उन कस्टमर्स को भी अपने कॉम्पिटिटर से लेकर के आ रहे हैं जिन्होंने किसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ है। सो फोकस क्या है कि ग्रो करना है, मार्केट शेयर गेन करना है एट एनी कॉस्ट। फोकस ये नहीं है कि सिर्फ न्यू कस्टमर्स को ही हम लोन देंगे। एज ए इन्वेस्टर हमें भी क्या चाहिए कि हमारा बिजनेस ग्रो करना चाहिए हेल्दी रेट पे, मार्केट शेयर गेन करना चाहिए। हमें इससे मतलब है नहीं कि वो यूनिक बोरोवर को लोन दे या फिर जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको ही लोन दे, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओवरऑल बिजनेस जो है वो ग्रो करना चाहिए और वो सीए ग्रामीण काफ़ी हेल्दी रेट पे कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। एवरेज टिकट साइज अगर आप देखोगे तो 40,000 है, मतलब जो एवरेज ये लोन देते हैं वो 40,000 रुपये का लोन देते हैं अपने कस्टमर्स को। मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि 25% की जो ग्रोथ की गाइडेंस है इनकी, वो ये अचीव कर लेंगे। ऑब्वियसली कर लेंगे, बिकॉज लास्ट 9 मंथ्स में हर एक क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो इनका जो YOY ग्रोथ रहा है लोन बुक का वो 30% 40% के आसपास रहा है। सो बहुत ऑब्वियस है कि इस क्वार्टर में भी ये ग्रोथ बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। 25-30% के आसपास की ग्रोथ ये कंपनी बहुत इजीली इस क्वार्टर में भी अचीव कर सकती है, बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। देन इसके अलावा यहाँ पे कंपनी जो है वो अपना ओपेक्स बता रही है बेसिकली कि एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो किस तरीके से रहते हैं पूरे पूरे साल में। तो जो पहला क्वार्टर होता है उसमें बेसिकली बिजनेस मोमेंटम थोड़ा सा स्लो होता है, लोन कम डिसबर्स होते हैं, लेकिन खर्चा ज़्यादा होता है क्योंकि आपको फ्रेश एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ते हैं अगले सीजन के लिए। देन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको आपको ईसॉप देना पड़ता है, उनको एनुअल हाइक देना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कॉस्ट जो है फर्स्ट क्वार्टर में ज़्यादा होती है, सेकंड क्वार्टर में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा होती है बिकॉज मॉनसून होता है उसमें भी, तो बिजनेस मोमेंटम उतना अच्छा नहीं होता। देन जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर होते हैं वो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए या इन जनरल किसी भी लैंडिंग कंपनी के लिए अगर आप देखोगे तो थर्ड फोर्थ क्वार्टर बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि उसमें फेस्टिवल्स होते हैं, पूरा पूरा बिजनेस मोमेंटम काफ़ी हेल्दी रहता है, रिटेलर्स के लिए भी काफ़ी हेल्दी रहता है। तो उसमें लोन ज़्यादा से ज़्यादा डिसबर्स करती है और इंटरेस्ट रेट भी ऑब्वियसली ज़्यादा इनको मिलता है। तो इस तरीके का कॉस्ट स्ट्रक्चर रहता है इनका। इंटरेस्ट रेट पे, मार्जिन्स पे अगेन कंपनी कह रही है कि कोई मेजर इंपैक्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं नियर टर्म में, मार्जिन्स हमारे इसी रेंज में मेंटेन रहेंगे। ज़्यादातर एक्सपेंशन जो है सीए ग्रामीण वो उन्हीं एरियाज में कर रहा है जहां पे इनकी ऑलरेडी प्रेजेंस नहीं है। इससे क्या चीज़ समझ आती है कि बिजनेस का क्लियर फोकस है कि हमें एक्सपेंशन हर एक स्टेट के अंदर करना है। ऐसा नहीं है कि हम 3 स्टेट के अंदर है तो वहीं पे और ब्रांचेस खोलेंगे, जिन स्टेट में हमारे ब्रांचेस नहीं है वहां पे भी हम ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। सीए ग्रामीण जो है वो लोएस्ट कॉस्ट लेंडर है पूरी इंडस्ट्री में एंड मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस एडवांटेज को वो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। सो कॉस्ट एफिशिएंसी हमने बार बार बात करी कि सीए ग्रामीण की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कॉस्ट बहुत अच्छे से ये कंपनी मैनेज करती है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब जो ये मार्केट से पैसा बोरो करते हैं, उसका रेट अगर आप देखोगे तो 9.4% से 9.6% के बीच में रहता है। ये अनसिक्योर्ड लैंडिंग में इतना अच्छा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को मेंटेन करना ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स रखे हैं, मतलब मोस्टली अगर आप लेंडर देखोगे, जैसे आई थिंक चोलामंडलम का हमने डिस्कस किया था कि उनकी जो डिपेंडेंसी है वो बैंक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है पैसा बोरो करने के लिए मार्केट से, लेकिन ये इंटरनेशनल मार्केट से भी बोरो करते हैं, डीएफआई जैसे कि म्यूचुअल फंड उनसे भी बोरो करते हैं, देन एनसीडी डिवेंचर जो होते हैं उनसे भी, वो भी एक स्ट्रीम है इनका जहाँ से ये पैसा उठाती है मार्केट से, एंड बैंक तो ऑब्वियसली है ही। तो काफ़ी डाइवर्सिफाई रखा है इन्होंने, अपने अपने बोरो करने के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम रखे हैं। इससे इनको कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो मैनेज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है तो कल को आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो अब आपको बैंक ज़्यादा चार्ज करेगा। सो वो चीज़ इनके साथ में नहीं है, इन्होंने उसको प्रॉपर डाइवर्सिफाई रखा हुआ है। आरओई जो इनका कहना है वो हो सकता है यहाँ से और ज़्यादा इंप्रूव ना हो। रीज़न क्या है उसका कि ऑलरेडी आरओई 25% है और जो ये ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं वो भी 25% है। तो यही चाहिए, एज ए इन्वेस्टर हमको यही चाहिए कि 25% की आरओई, मतलब 20-25% का आरओई जिस बिजनेस का होगा उसकी डिपेंडेंसी मार्केट बोरोइंग पे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। क्योंकि आप ग्रोथ क्या देख रहे हो, आपको ग्रोथ तो यही चाहिए 25 से 30%। 25 से 30% की ग्रोथ के लिए आरओई आप ऑलरेडी 20-25% डिलीवर कर रहे हो। सो मतलब आपका मोस्टली पैसा जो है वो इंटरनल एक्रूवल से ही आ रहा है, आपकी मार्केट पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। एंड ऑब्वियसली मार्केट में ऐसे लेंडर्स को, ऐसे बैंक्स को, एनबीएफसीज को इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम चार्ज किया जाता है। सो वही एक एडवांटेज है सीए ग्रामीण के ऊपर।
एंड इनका कहना है कि यहाँ से और इम्प्रूव नहीं होगा, लेकिन इन लेवल्स पे मेंटेन रहेगा। इसके अलावा रिटेल फाइनेंस की बुक, रिटेल फाइनेंस क्या है बेसिकली, जो हमने बार बार डिस्कस किया है कि एक ये ट्रेंड चल रहा है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर कि पहले माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है कि ग्रुप लोन देते हैं, ग्रुप ऑफ वुमेन को ये एक साथ लोन ऑफर करते हैं। अब उसमें टिकट साइज छोटा होता है ऑब्वियसली, और एक काइंड ऑफ प्राइवेसी का भी इशू होता है कस्टमर्स को। तो अभी कुछ टाइम से ट्रेंड क्या चल रहा है कि कस्टमर स्विच कर रहे हैं इंडिविजुअल लोन के लिए, जिसको आईजीएल बोला जाता है, इनकम जनरेटिंग लोन। होता वो माइक्रो फाइनेंस ही है, बट उसमें आप ग्रुप को नहीं देते हो, एक इंडिविजुअल बोरोवर को देते हो। उसमें इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली लेंडर थोड़ा ज्यादा चार्ज करता है, लेकिन बोरोवर को एडवांटेज क्या है कि वो हायर टिकट साइज लोन ले सकता है। सपोज ग्रुप लोन में उसको सिर्फ 40,000 का लोन मिल रहा है और ये पूरे ग्रुप के साथ उसको लेना पड़ रहा है एसोसिएट होकर के, लेकिन इंडिविजुअल में वो 70,000 80,000 हायर टिकट साइज 1 लाख 1.5 लाख तक के भी लोन वो अवेल कर सकता है उस लेंडर से। एंड उस पर इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली उसको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि उसकी जो नीड है, प्रॉपर नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो लोन ले सकता है। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है अभी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में। और ये वाला बुक जो है सीए ग्रामीण के लिए, ये अभी 2% है पूरे लोन बुक का, सिर्फ 2% है। इसमें इस 2% में 80% जो है वो अनसिक्योर्ड है, बाकी का 20% सिक्योर्ड है। अब 20% में सिक्योर्ड क्या है? 20% में सिक्योर्ड है जो ये होम लोन देते हैं, उसी के अंदर थोड़ा बहुत होम लोन भी दे रहे हैं, होम इंप्रूवमेंट लोन भी दे रहे हैं, होम रेनोवेशन लोन भी दे रहे हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं। सो ये पूरा मिला के बाकी का सिक्योर 20% है। तो ये इनका अभी टोटल ट्रेंड चल रहा है। इसमें टिकट साइज ऑब्वियसली एवरेज टिकट साइज थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस में 40-50,000 का एवरेज टिकट साइज है, इसमें जो एवरेज टिकट साइज है वो 5 से 7 लाख के बीच में है। बिकॉज ऑब्वियसली होम लोन के लिए अगर आप लोन दे रहे हो या होम इंप्रूवमेंट के लिए लोन दे रहे हो तो उसका टिकट साइज यूजली थोड़ा ज़्यादा होगा। एंड इनका कहना है कि ये हर साल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। गाइडेंस इन्होंने इंक्रीज अपनी मेंटेन रखी है किसके ऊपर? अपने रिटेल फाइनेंस के ऊपर। सो कंपनी का कहना है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर जो इनका ये रिटेल फाइनेंस वाला पोर्टफोलियो है, अभी तो 2% है, लेकिन 3 से 4 साल के अंदर ये 12 से 15% के बीच में रहेगा पूरे टोटल लोन पोर्टफोलियो का। यानी कि इस वाले बुक में 6 से 7 गुना है, 6 to 7 टाइम की ग्रोथ सीए ग्रामीण एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 3-4 साल के अंदर। सो ये वाला बुक भी इनका काफ़ी हेल्दी रेट पे ग्रो होगा। देन लास्टली अगर कस्टमर एट्रीशन अगर आप देखो इनका, तो 15% इनका कस्टमर एट्रीशन है। अब इस 15% में से यानी 15% हर साल कस्टमर इनको छोड़ के चले जाते हैं। अब उस 15% में 4 से 5% ऐसे कस्टमर हैं जिनका मतलब जो उनको प्रोडक्ट चाहिए या फिर सर्विस के रिलेटेड कोई इशू है या मार्जिन के रिलेटेड कोई इशू है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो खुद छोड़ के चले जाते हैं किसी और लेंडर के पास। बाकी के जो 10 से 12% है उनको सीए ग्रामीण खुद लोन देना बंद कर देता है, बिकॉज उनका क्रेडिट बिहेवियर थोड़ा सा खराब रहता है, क्रेडिट डिसिप्लिन थोड़ा सा खराब रहता है। तो इस चीज की वजह से सीए ग्रामीण खुद उनको लोन देना बंद कर देता है। कंपनी क्या कह रही है कि आगे चल के उनका टारगेट है कि एट्रीशन रेट 15% से 12% पे लेके आया जाए। एंड ऑब्वियसली ये जो इंप्रूवमेंट है वो कहाँ से होगा? वो उस वाले बकेट में से होगा जहां पे कस्टमर खुद छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, कुछ सर्विस रिलेटेड इशू है, तो वहां से वो इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। बिकॉज वो जो 10-12% है जिनको सीए ग्रामीण खुद लोन देना बंद कर देता है उनके खराब क्रेडिट बिहेवियर की वजह से, उस वाले नंबर को तो इंप्रूव कर ही नहीं रही है, वहां पे तो फोकस होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप उन कस्टमर को लोन देना स्टार्ट कर दोगे तो इसका मतलब आप काफी रिस्की सेगमेंट में लोन दे रहे हो। वहां पे आप ग्रो तो कर जाओगे स्टार्टिंग में, लेकिन आपका एनपीए बढ़ने का चांसेस है, बुक पूरा आपका वाइप आउट हो सकता है, प्रॉफिट जो है आपका वो बहुत खराब हो सकता है। तो उस पर फोकस नहीं है। ये इंप्रूवमेंट कहाँ से आएगा? ये आएगा जो इनका 4-5 वाला % वाला कस्टमर का बकेट है जो खुद छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज ऑफ बैड सर्विस या प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, वहां से इंप्रूवमेंट करने का टारगेट है सीए ग्रामीण का। सो ये ओवरऑल इनका कॉन कॉल था। अब इसके बाद समझ के आता है हमें कि कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, हाँ थोड़े से बहुत क्रेडिट कॉस्ट बड़े हैं लेकिन अभी भी गाइडेड रेंज में है। इवन गाइडेंस से भी अच्छी परफॉर्मेंस है, जो इन्होंने गाइड किया था क्रेडिट कॉस्ट नंबर उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस है। आगे का आउटलुक भी क्लियर है कि कंपनी टारगेट कर रहा है 25% के आसपास की लोन बुक की ग्रोथ, और उसका आरओई ऑलरेडी 20-25% के आसपास है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे पैरामीटर पे ये बिजनेस अभी चल रहा है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, आउटलुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। एनपीए ऑब्वियसली थोड़े से बड़े हैं, सीजनैलिटी का इशू है, कुछ बकेट्स भी हैं। तमिलनाडु में जो फ्लड आया था वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बट वहाँ पे भी पॉजिटिव चीज़ ये है कि कंपनी ये कह रही है कि वो जो फ्लड की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ था वो अब नॉर्मलाइज हो रहा है, वहाँ पे रिकवरी अच्छी चल रही है। सो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है।
तो ओवरऑल इन बकेट अगर हम देखें टोटलिटी तो चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही है, आउटलुक भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टॉक भी अगर आप देखोगे इसका तो काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट हो गया है। आई थिंक करेंटली इसका प्राइस टू बुक जो है वो 3.5% के आसपास है। तो इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ, एक अच्छी ग्रोथ के साथ, एक अच्छे आरओई के साथ स्टॉक काफ़ी ल्यूक्रेटिव वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है। अगेन नो बाय सेल रिकमेंडेशन, बट मतलब ये सीए ग्रामीण जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेट है पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, एंड ऑब्वियसली इसको स्टडी करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए, काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था सीए ग्रामीण के ऊपर। डू लेट मी नो ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। अगे थैंक यू।